तो साथियों, हमारा जो आज का विषय है वो है सार्वत्रिक मताधिकार जनवाद के अंतर्गत सर्वहारा चेतना के प्रसार में हमारे जैसे निम्न बुर्जुआ बुद्धिजीवियों की भूमिका। हमारा आज के चर्चा का मुख्य विषय यही है। तो इस पर हमारे कुछ प्रश्न आए हुए हैं सर। और तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शकों को, जिन्होंने भी इन सब प्रश्नों को हमारे समक्ष रखा है, उस पर जब विस्तृत चर्चा होगी तो आम जनमानस का जो मार्क्सवादी समझ है वो पुख्ता होगी सर। तो पहला प्रश्न हमारा ये है सर कि जो उत्पादक शक्तियां हैं और जो उत्पादन सर संबंधों के द्वारा सर्वहारा चेतना को अवचेतन स्तर तक ले जाने की घटना को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विस्तृत रूप से कैसे समझाया जा सकता है सर? अ, इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। उससे पहले लोगों के मन में ये सवाल क्यों नहीं उठा कि हम सर्वहारा चेतना के विस्तार की बात कर क्यों रहे। सर्वहारा चेतना क्या है और उसका समाज के विकास में, आज की समस्याओं के समाधान में उसकी क्या भूमिका हो सकती है या होगी। तो जब तक हमें ये नहीं पता हो कि सर्वहारा चेतना क्या है और वो क्यों इन समस्याओं का समाधान कर सकती है, तब तक उसके बारे में, उसके विस्तार देने के बारे में आज का निम्न बुर्जुआ बुद्धिजीवी सोचे क्यों। वो इस तरह की पार्टियां बनाने की, ये पहला ये नहीं है। इसके पहले ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट करके हुआ, कभी पेरिस में हुआ, कभी और कहीं हुआ। स्टूडेंट्स ने आपका आंदोलन जो था या अन्ना हजारे का आंदोलन था, वो भी एक तरह का बहुत बड़ा आंदोलन था। ये सारे आंदोलन होते रहते हैं बार बार। इनकी आलोचना नहीं करना चाह रहा हूं मैं, लेकिन इनसे व्यवस्था परिवर्तन में क्या कोई योगदान मिल पाया है, या वो क्या चीज है जिसने रूस जैसे विशालकाय देश को एक ऐसी दिशा दी जिसने सारी दुनिया को आज यहां खड़ा कर दिया है कि अमेरिका जैसे तानाशाह को, जिसके जिसके कहने से भारत जैसा 145 करोड़ लोगों का देश ईरान से तेल खरीदे या ना खरीदे, रूस से तेल खरीदे ना खरीदे, इसके लिए अमेरिका की ओर टकटकी लगाए देखता रहता है। तो ये सब में जिस सर्वहारा चेतना की हमने बात की है, वो है क्या चेतना, और वो उसको समझना और उसके विस्तार की जरूरत क्यों है। ये जो प्रश्न उठाया है आपने, ये प्रश्न बिल्कुल सही है, इसलिए क्योंकि आप समझते हैं सर्वहारा चेतना क्या है, लेकिन शायद आम लोगों को, आम बुद्धिजीवियों को नहीं पता है। और इसीलिए समझ नहीं आता है कि वो क्यों समाज को परिवर्तन कर की दिशा देने में सक्षम है। जैसे मार्क्स ने कहा था, सिद्धांत जनता के मन में घर कर लेने पर भौतिक शक्ति में परिवर्तित हो जाता। तो आज चाहे ईरान में हो, हमने एक इसके ऊपर सेमिनार भी किया है कि ईरान के अंदर सर्वहारा चेतना कहाँ से है, और रूस, चीन और ईरान आज एकजुट क्यों हैं। उनको एकजुट करने वाला वो विचार या वो चेतना है, और कोई चीज नहीं एकजुट कर सकती है लोगों को विचारधारा और चेतना ही उनको एकजुट करती है। तो इस पे हमने सेमिनार किया हुआ है और उसमें काफी कुछ हमने इस पे विस्तार से चर्चा कर ली थी। तो हम, ये जो अनूप ने, आपने जो अभी प्रश्न उठाया है कि प्रोडक्टिव फोर्सेस और उत्पादन संबंध और उत्पादक शक्तियों, प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस को, सर्वहारा चेतना को सबकॉन्शियस रियल में कैसे धकेल देती हैं। अगर ये शुरुआत है, ये हर आदमी के दिन में है, हर मजदूर के जहन में है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। जो प्रश्न उठाया गया बहुत जायज है कि अगर वो चेतना कहीं है, तो जैसा हमने कहा था, ये तो शुरुआत से ही है। तो अगर शुरुआत से है तो वो फिर बैकग्राउंड में क्यों चली जाती है और हमें क्यों उसको उजागर करने की आज जरूरत पड़ रही है। तो चूंकि अनूप के
जो प्रश्न उठाया गया था, रखा गया था, वो कल ही मुझे मिले और अंग्रेजी में थे, इसलिए उत्तर भी मैं अंग्रेजी में ही लिख पाया हूँ। उसका हिंदी मैं नहीं कर पाया हूँ। तो मैं अंग्रेजी में ही इसको रखना चाहूंगा। तो जाहिर है थोड़े से में ज्यादा बात कहने के लिए जरूरी है कि जिसको सोच समझ के लिखा है उसको बोलूं और इधर उधर की बात ना करूं, इसलिए मैं इसको पढ़ता हूं और उसके बाद आप प्रश्न इसके ऊपर हो तो, या फिर अगला प्रश्न। सोशली कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल्स who are well versed with dialectics of nature know very well that with increasing quantity of elements in a phenomenon, qualitatively change takes place and new laws of motion emerge while old ones go in the background. This is what is the dialectics of nature. But they still remain valid, though they go into the background. छोटे छोटे एटम से मिलकर बहुत क्रिस्प प्रोटीन्स बन जाते हैं, उनमें वो नजर नहीं आता है, लेकिन उनके अंदर भी वो एटम जो है वो उसी तरह बिहेव करते हैं। उनका मॉलिक्यूलर, उनका एटॉमिक वेट वही रहता है, उनका एटॉमिक नंबर वही रहता है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या वही रहती है, और जब उसकी जरूरत पड़ती है तो वो अपने उस मूल जो प्रकृति है उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। संगठन में वो अलग रूप से काम कर रहे होते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है कि जो बैकग्राउंड में चला गया है वो खत्म नहीं हो जाता है, गुणात्मक परिवर्तन होने के बाद वो अभी भी लागू रहता है। Socially conscious, they also know that humans started seeing themselves different from animals as soon as they started creating their material life in production with their own labor, individually and collectively, and creating new life in procreation, there also individually and collectively. These relations gave rise to the idea that very existence of individual is because of society, which is the germ of proletarian consciousness. ये जो विचार है कि हम समाज के बिना कुछ नहीं है, यही प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस का आधार है। With development of skill, instruments of labor, productivity and surplus, the idea that the existence of individual is because of ownership of means of production. शुरुआत यहां से शुरू हुई थी कि समाज के साथ दूसरों के सहयोग के बिना मेरा अस्तित्व नहीं है, श्रम के बिना अस्तित्व नहीं है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे कुशलता बढ़ी, उत्पादक शक्तियों का विकास हुआ, उत्पादन संबंधों का विकास हुआ, तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर थी उनका स्वामित्व, जमीन भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर है। तो फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में जमीन जो है वो मूल इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर है, लेकिन बाकी सारी मनुष्य निर्मित जो और चीजें हैं उन सब का आधार मानवीय श्रम है। और उसको जो श्रम, ये जो काम करते करते कि उसका ध्यान सामूहिक में इस रूप में होता चला गया कि जिसके पास जो साधन है वो उसका स्वामी है और उसी के आधार पर उसका जीवन है। तो वो जो सामूहिकता का और सामूहिक श्रम का जो विचार था वो धीमे धीमे बैकग्राउंड में चला गया और फोरग्राउंड में, प्रत्यक्ष में जो निजी स्वामित्व की अवधारणा है, उत्पादक के साधन, श्रम के साधन, श्रम के औजारों की, और उसके साथ साथ जब उसने पूंजी का और धन का रूप ले लिया आपके कमोडिटीज ने, तो फिर वो मूल रूप से धन के रूप में देखा जाने लगा कि धन ही है जो जीवन का आधार है। तो ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसकी वजह से प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस बैकग्राउंड में चली गई है, उसका आधार है उत्पादक शक्तियों के बढ़ने के साथ उत्पादन संबंधों का में बदलाव होना और निजी स्वामित्व की अवधारणा। मेरे ख्याल से प्रश्न का उत्तर काफी है। सर, ये जो बैकग्राउंड में जो चले गया है, जो कॉन्शियसनेस है, तो आपने बोला कि वो बैकग्राउंड में चले गया, लेकिन फिर भी वो चलता रहा है, मतलब वो खत्म नहीं हुआ है।
तो ये तो खत्म नहीं हुआ है। तो अभी एक क्वेश्चन आता है कि उत्पादकता बढ़ गया और स्वामित्व का कंसेप्ट आ गया, वो फोरग्राउंड में आया, मतलब कॉन्शियस रिलम में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड है कि जैसे ये इंडस्ट्रियल प्रोलेटेरिएट आने के टाइम, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक कैसे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि ये फिर से ये फोरग्राउंड में आने का, वो ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा सा बता देना। हाँ, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही प्रोलिटेरियन कॉन्शियसनेस बैकग्राउंड से निकल के फोरग्राउंड में आई है, क्योंकि जब और उत्पादन के साधन आम आदमी के हाथ से निकल जाते हैं और श्रमिक को ये समझ आने लगता है कि वो श्रम नहीं बेचेगा तो उसका जीवन नहीं है, और श्रम वो व्यक्तिगत तौर पर नहीं बेच सकता, उसको उस समूह के रूप में बेचना पड़ेगा जहां हजारों लोग वर्कर, उस जैसे वर्कर एक छाया के नीचे काम कर रहे होते हैं, एक पूंजी के आधिपत्य के नीचे काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से न वो अपना श्रम बेच सकता है, न उसका श्रम खरीदा जाएगा। तो ये जो परिस्थितियां हैं उत्पादन संबंधों की, जो पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था आगे करती है, वही इस बात के लिए जिम्मेवार है कि जो बैकग्राउंड में चली गई थी सर्वहारा चेतना, वो अब धीमे धीमे फोरग्राउंड में आ रही है। ओके सर। दुर्गेश जी, अगला क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जी सर, और भी सवाल थे सर। जैसे हाँ, कि सर एक और सवाल है, बल्कि कहा हाँ, जाए कि इसी का सर विस्तार है कि जो हाँ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित जो लोकतांत्रिक राजनीतिक हाँ। व्यवस्था है, वो सर सर्वहारा चेतना को हाँ, बढ़ावा देने के लिए किस तरह का अवसर प्रदान करती है? देखिए, capitalist mode of production requires huge investments and complicated machines, and large number of feudal and bourgeois producers are pushed into mass of wage labor to be employed by this capital. चाहे वो जमीन पे किसान हो या छोटे एस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाला हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ये धीमे धीमे कंपटीशन की वजह से पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था से बाहर होते चले जाते हैं और फिर स्वयं का श्रम बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यही वो प्रक्रिया है जिसके जरिए ये प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस उजागर होती है, क्योंकि लोगों को ये रियलाइज होने लगता है कि वो उनका जीवन श्रम, और वह भी सामूहिक तौर पर करने से ही होगा। वो आपने दूसरा इसमें पूछा है आगे कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम क्या अपॉर्चुनिटीज प्रदान हाँ करता है, करेक्ट। यही है हाँ। ना? हाँ ये। What opportunities do democratic political system based on universal adult suffrage provide for furthering the proletarian consciousness? यही हुआ हम्म, ना सवाल आप। हाँ करेक्ट सर। In class divided societies, conflicts are kept under control and order maintained by the state power through its armed forces and institutions. Hence, whichever segment or class controls the state machinery will be able to control the economy and life of the people. And democratic political system based on universal adult suffrage evolved as the most acceptable system to control state machinery. क्योंकि मोनार्की है या अथॉरिटेरियन रूल है, उनके खिलाफ आम लोगों के विद्रोह आसान होते हैं, और क्योंकि जब आम लोगों को लगता है कि उनकी कोई से नहीं है, स्टेट मशीनरी उनके खिलाफ शोषण कर रही है, उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, तो उस व्यवस्था के खिलाफ, उस राज्य मशीनरी के ऊपर अपने नियंत्रण के लिए संघर्ष करने लगते हैं, और इसी रूप में एडल्ट फ्रेंचाइज based democracy evolved as the most acceptable. The freedom for propagation of ideas provides opportunity for furthering proletarian consciousness.
ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद फ्रांस में जब सबसे पहला हुआ, और उसके बाद अमेरिका रिपब्लिक का, और अमेरिका में फिर डेमोक्रेसी का, तो इतने अरसे बाद जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आजादी मिली है, उसमें इस बात का मौका मिलता है कि आप अपने विचारों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और चूंकि प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल डोमेन में आने लगती है, तो फिर वो पब्लिक डोमेन में और कलेक्टिव डोमेन में भी आने लगती है। और इसलिए एडल्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड जो डेमोक्रेसी है, वो सबसे अच्छा फॉर्म है। तो सर ये तो हुआ सर कि क्या मौका प्रदान करता है सर्वहारा चेतना का विस्तार के लिए हाँ। इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था। लेकिन सर इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था क्या कोई किस तरह की बाधाएं उत्पन्न कर रहा है सर वर्तमान में सर्वहारा चेतना का विकास में? ये एंगल्स ने इसको बड़ा क्लियर शब्दों में किया था कि जो यूनिवर्सल सफरेज बेस्ड डेमोक्रेसी होती है, वो दिखाने को तो किसी आर्थिक भेदभाव के बिना सबको बराबर की आजादी देती है, लेकिन सत्य कुछ और ही है। जो इकोनॉमिकली जितना ताकत है, वो इस व्यवस्था का उतना ही अपने हित के लिए इस्तेमाल कर पाता है, और इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो ये रोड ब्लॉक जो है, ये सिस्टम अपने आप में रोड ब्लॉक है कि ये बुर्जुआ डेमोक्रेसी जो है, ये दिखाने के लिए तो आजादी देती है आपको, लेकिन जहां जैसे आपका खालिद है, पिछले 5 साल से जेल में बंद है, नहीं विस्तार कर सकता, नहीं प्रचार कर सकता उन विचारों का। या आपके अभी जो साथी, शायद वो अब नहीं है, छोड़ दिया उन्होंने यहाँ से डिस्कशन, वो कह रहे हैं उनके ऊपर 40 केस लदे हुए हैं। तो ये व्यवस्था, जो लोग सर्वहारा चेतना को आगे बढ़ा सकने के लिए कोशिश कर सकते हैं, उनके ऊपर उनको रोकने के लिए सब तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है। तो ये व्यवधान भी यही व्यवस्था पैदा करती है जो आपको ये आजादी, एक्सप्रेशन की आजादी देती है। जी सर। सर एक रिलेटेड। ये हाँ। हेलो। ये हाँ अनूप, क्या अब ये बात पूरी होती है मेरी? हाँ, पूरा पूरा हो गया हो सर, गई हो गई पूरा सर। हो गया सर। सर एक और ये है कि जैसे हमने पिछले बार में भी वैल्यू के ऊपर जब डिस्कशन किया था, हमने फिएट मनी का बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो आज के टाइम में तो फिएट मनी तो इज दी ओनली फॉर्म ऑफ मनी ऑल ओवर मोस्टली। तो ये फिएट मनी का जो सर्कुलेशन और जो डॉलर का गोल्ड से डीलिंग करना, ये जो फिनोमिनन जो है, किस तरीके से ये जो सर्वहारा चेतना को स्प्रेड करने में क्या कैसे इन्फ्लुएंस करता है? क्या ये पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है या ये मिक्स्ड इन्फ्लुएंस है? देखिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिएट मनी रिप्रेजेंट्स इक्विवेलेंट वैल्यू हाँ। yes। ऑफ एवरी कमोडिटी, एंड हम्म। थ्रू फिएट मनी governments control the life of their people, because it is a fiat money. It needs the support. That money which is circulating in the society needs the support of the government. That's why it is called fiat money. And correct। that's how government controls that. Okay। 2016 में या 7 नवंबर, 8 नवंबर को ऑल ऑफ ए सडन 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए, और जिनके पास 1000 रुपए के नोट थे वो क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। सरकार ने उनके हाथ से वो परचेजिंग पावर छीन ली जिसके भरोसे वो बैठे थे कि वो उसके जरिए उनकी जिंदगी चलती है। हम्म। जो फ्यूडल कॉन्शियसनेस है कि चीजों के जरिए जिंदगी चलती है, उसमें मनी भी एक है। और फिएट मनी के जरिए गवर्नमेंट आप जनता की आर्थिक परिस्थितियों को पूरी तरह काबू में रखती है। So US was able to accumulate immense wealth
while Europeans were fighting to control Asian, African, and Latin American colonies. So historically, this was the biggest advantage for America, that they were able to amass wealth selling all kinds of technology, equipments, armaments, and everything to the European countries who were fighting amongst themselves. Once America was able to acquire immense wealth, then they put a pressure in 1944 through Bretton Woods Agreement that dollar will now be replacing pound sterling. It will be the uniform currency for the whole world. And be sold in dollars, and they delink their dollar from gold. So American dollar became the absolute fiat money for the world, through which they had been controlling, freezing anybody's asset. What they did with Iran, embargo and freeze all the assets, because all the countries were holding their assets in dollars. Yes, So sir. Thank through you. that fiat money, America was able to control all the economies. And the struggle which the socialist bloc, China, Russia, link their currencies from American dollar, and to remove the hegemony of American dollar, that American dollar is no more a fiat money, there are other currencies and we'll be dealing accordingly. So it is the dollar which was controlling the economy and life of the people, because it became the fiat money for the whole world. Okay. And now the dialectics of nature says unity and struggle of opposites. So as the capital reached its highest stage, जिसको लेनिन ने imperialism कहा था, that the whole world is now under the control of American imperialism. Every country, they have got 800 bases throughout the world. They control each and every government, and they can change any government anytime. That's what they say, regime change, which they did in Iraq, Syria, Libya, Venezuela. And today I was reading that Trump was boasting that before the American people, that he has been able to sell oil from Venezuela to an amount which is 25 times more than what they have spent on Middle East war. So for them, it is a profitable business. Through dollar, they control, and through armament, because dollar is a fiat money, and for fiat money, you require arms power. So that is what America has got both, and through that they have taken control of the Venezuelan oil, and now they are selling and telling them, don't worry, whatever we are spending on the war machinery and giving to Israel or to Ukraine, from Venezuela we are extracting 25 times more than that. So this is what is the fiat money, and with that, the problem is a natural phenomenon, unity and struggle of opposites. With the increase of this capital hegemony, the proletariat also increases. Its unity also increases, because commodity and consciousness, and now the capital, they are not restricted by boundaries. So when capital is not restricted by geographical boundaries, the proletarian consciousness is also not restricted. And that's why simultaneously you will find that today so many countries are united against America, and they are uniting because of the proletarian consciousness. It may not be visible to people in general, but those who know, who have studied Marxism and are understand how to analyze the roots, they will realize that it is the proletarian consciousness which is uniting all these countries under BRICS, under the SCO, and now in the Middle East. All this unification is because of the spread of proletarian consciousness.
Does this make clear? Yes, sir. यस सर, इट इज क्लियर राइट नाउ। सर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बिल्कुल हमारा जो आज का विषय है कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी कि सार्वत्रिक मताधिकार जनवाद के अंतर्गत सर्वहारा चेतना का प्रसार, तो उससे रिलेटेड एक प्रश्न है सर कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा जीडीपी है उसका सर लगभग जो 55% जो जीडीपी जो हम लोग उत्पादन करते हैं उसका जो है 55% जो है वो सर्विस सेक्टर से आता है, जबकि बाकी का जो 45% है वो जो है आपका अभी भी कृषि और पशुपालन से आ रहा है सर। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है सर कि जो 45% जो कि कृषि और पशुपालन से आ रहा है उसमें जो है हमारा देश के जो ज़्यादा लोग हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं, ज़्यादा परसेंटेज काम करने वाले लोगों का, जबकि जहाँ से सर्विस सेक्टर से जिसमें हम लोग 55% कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे देश के जीडीपी में, उसमें सर 30% लोग ही हैं सर। तो इस तरह का भौतिक परिस्थिति में सर भारत में चेतना का जो सर्वहारा चेतना का जो प्रसार प्रसार है वो कितना कठिन और चुनौतीपूर्ण है या होने वाला है सर? देखिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां राजनीतिक सीमाएं, राष्ट्र राज्यों की सीमाएं बेमानी हो गई हैं। खास करके जहां उत्पादों का वितरण है, कमोडिटीज का वितरण है, कैपिटल का फ्लो है, और लोगों को भी, क्योंकि लोग भी एक कमोडिटी के रूप में हो गए, मजदूर भी एक कमोडिटी है आज के तारीख में। पिछले दिनों हमारे रशिया में वॉर में कितने सारे इंडियंस मारे गए हैं। दे आर गोइंग एंड ज्वाइनिंग बिकॉज दे आर गेटिंग हायर सैलरी देयर। सिमिलरली इसराइल का पिछले दिनों आया था 1 लाख वर्कर्स को इंडिया से रिक्रूट करने का। तो जैसे और कमोडिटीज की सप्लाई है वैसे ही वर्कर्स की सप्लाई है, वेज वर्कर्स की सप्लाई है, इसलिए बाउंड्रीज बेमानी हो गई। तो यहाँ उत्पादक शक्तियों का स्तर क्या है या कहीं और क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वहारा चेतना विस्तार होना है तो उससे लोकल परिस्थितियों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें ग्लोबल हो चुकी हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि सर्वहारा चेतना और पुरुषीय चेतना का भौतिक स्वरूप है क्या कोई? तो मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस इज साइंटिफिक सोशलिज्म एंड ऑफ बुर्जुआ कॉन्शियसनेस इज यूटोपियन सोशलिज्म। मतलब जो वैज्ञानिक समाजवाद है वो सर्वहारा चेतना का मैनिफेस्टेशन है। इसको क्या इस हिंदी में क्या शब्द कहेंगे, रूपांतरण या उसका स्थूलीकरण है। और जो यूटोपियन सोशलिज्म है जिसको हम शेक्सपियरली समाजवाद कहते हैं, वो बुर्जुआ कॉन्शियसनेस का पर्याय है, उसका मैनिफेस्टेशन है। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं, और लेनिन ने समझाया था इस बात को कि साइंटिफिक सोशलिज्म की मजदूरों की चेतना में बाहर से लाया जाता है। आर्थिक संघर्ष यानी ट्रेड यूनियन के जरिए नहीं आता है। उसको तो निम्न बुद्धिजीवियों को बाहर से लाना होता है, क्योंकि उसका निर्माण कौन करता है? ये समाजवाद जो है, समाजवाद की अवधारणा, वैज्ञानिक हो या यूटोपियन हो, इसका निर्माण तो उन्हीं बुद्धिजीवी चिंतकों विचारकों ने किया है ना। ये आम वर्कर की चेतना से नहीं उत्पन्न हुआ है। ये फिलॉसफी और कलेक्टिव थिंकिंग के जरिए ये दोनों व्यवस्थाएं और अवधारणाएं विकसित हुई हैं। तो जो विचार और जो सिद्धांत चिंतकों विचारकों ने पैदा किया है, उसको
मजदूर वर्ग के बीच में ले जाने का काम भी उन्हीं निम्न वर्गीय बुद्धिजीवियों को करना होता है। तो साइंटिफिक सोशलिज्म को भी, जो कि प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस का पर्याय है, साइंटिफिक सोशलिज्म का दूसरा रूप है, आधार है प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस, तो इसको जनता की, आम जनता की चेतना में लाने का काम निम्न वर्गीय बुद्धिजीवियों को करना होगा। समस्या कहाँ हो? वही सर्वहारा चेतना को, जिसको लेनिन जैसे बुद्धिजीवी यूरोप से ला करके रूस में समाजवादी क्रांति कर पाए, या माओ सेतुंग चीन जैसे उसमें क्रांति कर पाए, या फिडेल कैस्ट्रो हैं हो ची मिन्ह हैं, वहां की परिस्थितियां उस हिसाब से नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस चेतना को बाहर से लाके आम जनता की चेतना में रोपित किया है। तो ये काम जो निम्न वर्ग की बुद्धिजीवियों को करना होता है, निम्न कुटिया बुद्धिजीवियों को, इन्होंने 1925 में यहाँ पर जो अपने आप को गठित कर लिया, जिस चेतना को आम जनता के बीच में लाने का, वो चेतना बुर्जुआ चेतना थी, ना कि सर्वहारा चेतना। उन सब की बैकग्राउंड ही वही थी कि वो सब यूरोप के पढ़े लिखे निम्न वर्गीय बुर्जुआ थे, और वो बुर्जुआ चेतना से बहुत अधिक प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने यहाँ जो भी संगठन के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश की, वो बुर्जुआ चेतना थी, ना कि सर्वहारा चेतना। और आज भी हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो लोग जो सही मायनों में वैज्ञानिक समाजवाद को या प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस को समझते हैं, उनको वो अवसर ही नहीं है कि वो संगठित हो सकें, क्योंकि ना तो भौतिक परिस्थितियां हैं और ना वैचारिक परिस्थितियां हैं। भौतिक परिस्थितियां इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी, जैसा कि आपने प्रश्न में उठाया है, एक बहुत बड़ा तबका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, बहुत छोटा तबका ऑर्गेनाइज सेक्टर में और उत्पादन में काम करता है। और जब तक उत्पादन में मजदूर वर्ग काम नहीं करेगा, तब तक वो सर्वहारा चेतना स्वतः नहीं आएगी। वो उत्पादन संबंधों के दौरान आती है, लेकिन उसके लिए वो पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था होना जरूरी है। तो वो देश के आधे से ज्यादा अर्थव्यवस्था तो गैर पूंजीवादी, या तो सामंतवादी व्यवस्था है या बुर्जुआ है। इसलिए भौतिक परिस्थितियां तो है नहीं। वैचारिक परिस्थितियां भी इसलिए नहीं है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, जितने भी अपने आप को वामपंथी कहते हैं, उन सब के बीच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण या सर्वहारा चेतना का अभाव है। और वो ही सब युवा पीढ़ी को, जो पढ़ लिख के आगे आती है या आ सकती है, जिसके अंदर ये शक्ति है जो आगे चल करके इस बदलाव को ला सकती है, वो पहले ही बुर्जुआ चेतना में खप जाती है। ये जो आपका आज जो हो रहा है कॉकरोच वाला, ये क्या है? ये बुर्जुआ चेतना का ही विस्तार है, और उसी का मैनिफेस्टेशन है। इसमें सर्वहारा चेतना कहीं नहीं है। ये जो युवा युवा है, वो चाहे नीट की परीक्षा में के खिलाफ आंदोलन हो या किसी और के, ये सारा का सारा वर्ग जो है, ये सर्वहारा चेतना से बहुत दूर है। क्योंकि ना तो वो भौतिक परिस्थितियां, उसके काम करने की परिस्थितियां वो है, और ना उसको वो जागरूक बुद्धि वर्ग जिसकी ये जिम्मेवारी होती है कि आम लोगों के बीच में उस चेतना को ला, ना उनके पास वो बुद्धिजीवी है। इसलिए भारत के संदर्भ में सबसे बड़ी समस्या जो है, वो ये है कि बुर्जुआ चेतना तो सब जगह सर्वव्याप्त है, लेकिन सर्वहारा चेतना कुछ ही लोगों के पास से है, और कुछ ही लोगों का प्रयास है। उसमें आपका एसएफएस जैसा संगठन, और इस जैसे बहुत सारे संगठन होंगे हिंदुस्तान में, लेकिन उनकी हालत भी वही होगी जैसी हमारी है। दो चार पांच लोगों से ज्यादा उसमें शामिल नहीं होते, और उनके बीच की एकजुटता नहीं हो पा रही है। वो भौतिक परिस्थितियों के साथ ही बढ़ेगी एकता। तो इस बात का विश्वास रखिए कि आपकी सोच सही है, और आगे आने वाला वक्त तो इसी सोच का है भारत जैसे देश के लिए। अंत में सर एक और प्रश्न है हाँ। कि सर जो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमूर्त चिंतन की क्षमता को
विचारों, चिंतन की श्रृंखला आदि के बार बार और एक एकाग्रता पूर्वक और केंद्रित अध्ययन के माध्यम से ही पोषित और विकसित किया जाता है। हाँ। लेकिन सर वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचार प्रसार, उनकी मतलब कि इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है और विभिन्न प्रकार के मीडिया में मौजूद अनेक विकर्षणों से के कारण वर्तमान स्थिति में सर जो अटेंशन स्पैन टाइम है वो हाँ। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, बहुत कम हो गया है। हम्म। मार्क्सवादी होने के नाते सर जो केंद्रित और एकाग्रता पूर्वक अध्ययन के महत्व को समझते हैं, हाँ। वो लोग सर व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर ऐसा क्या करें या क्या किया जा सकता है ताकि जागरूक बुद्धिजीवी, ध्यान आकर्षित करने वाले, अत्यधिक दिखावटी सामाजिक आर्थिक परिवेश से विचलित न हो और कुछ सार्थक कर सके सर। इस पर राय रखें सर कुछ। दुर्गेश जी, आप जो कर रहे हैं वही तो करना है। वही उस चिंतन मनन का एक तरीका है। आप जो यहाँ विमर्श कर रहे हैं, हम आप आपस में सवाल जवाब करते हैं, आप इसको वीडियो बनाकर डालते हैं, उसी हम भी उसी मीडियम के बीच में रह रहे हैं। हम अपने इस कार्यक्रम का इंटरनेट पर डालते हैं, इवेंट्स में डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, पर नहीं आते हैं लोग, उनके पास और जरूरी काम है। मेरे लिए आज के पूरे डिस्कशन में जो एक फंडामेंटल क्लैरिटी आई वो ये आई कि जो प्रोलेटेरिएट कॉन्शसनेस है वो बैकग्राउंड में क्यों चली गई थी शुरुआत होने में। जैसे वो, अब मैं उसे रिलेट कर सकता हूँ प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू मॉडर्न कैपिटलिज्म तक, फिर वो फोरग्राउंड में कैसे आती है कि लेबर डिवीजन स्टार्ट हुआ, वो तो आपका इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव है बेसिस पर, लेकिन जो प्रोडक्ट है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर प्राइवेट ओनरशिप आती है, उससे वो फोरग्राउंड में गई थी, खत्म नहीं थी, फोरग्राउंड में गई। इसलिए उसकी अनभिज्ञ चेतना में चलती आ रही है, जहाँ धर्म में भी मिलेगी, सभी रिलीजन्स में मिलेगी, ह्यूमन वैल्यू सिस्टम में मिलेगी, वो सब तरह से मिलती है और कैपिटलिज्म में आके फिर से वो फोरग्राउंड में आने की उसकी मटेरियल कंडीशंस क्रिएट होती है। और दूसरी तरफ जो उसका आइडियोलॉजिकल पक्ष है, जो बुर्जुआ डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के थ्रू आता है, वो इस सेंस में है कि जब बुर्जुआजी का जो एक कैमोफ्लैज है कि वो पॉलिटिकल इक्वालिटी जो प्रॉमिस कर रहा है सभी कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिकली फ्रेंच स्लोगन फ्रेटर्निटी लिबर्टी इक्वालिटी, बट वो प्रैक्टिस में तो डिनाई करना है उसे। प्रैक्टिस में वो डिनाई है क्योंकि इकोनॉमिक मीन्स में सरप्लस वैल्यू का प्राइवेट अप्रोप्रिएशन है। इससे दो तरह की पॉलिटिक्स आती है, एक शेख चिल्ली समाजवाद वाली जो बुर्जुआ डेमोक्रेसी वाले हैं, उनके साथ में ये लेफ्ट रिविजनिस्ट होंगे, और दूसरी तरफ फिर साइंटिफिक सोशलिज्म आएगा। दो ही हल आते हैं उसके। तो उस सेंस में वो वहां पर कैरियर बनती है, वो क्लैश आता है, स्ट्रगल आता है, आइडियोलॉजिकल आता है, और वहां पर पैटी बुर्जुआ जो है उसी से लेफ्ट राइट और सेंटर तीनों तरह के इंटेलेक्चुअल वहीं से निकलते हैं। मैंने सर ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इनका जो मैनिफेस्टो है वो देखा, और इस मायने में देखा जाए तो ये कंटिन्यूटी ही है भारत में जो स्पेशली दिखती है फ्रीडम मूवमेंट से ही शेख चिल्ली समाजवाद का बोलबाला रहा है। उसी उसी परंपरा में ये भी कॉकरोच जनता पार्टी के भी जो मुद्दे थे, जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म, राइट टू रिकॉल, आम आदमी पार्टी का करप्शन, लेफ्ट का कि ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान, लेबर वेलफेयर। लेकिन वो जो, अगर हम इसको जक्स्टापोज करके चाइना के साथ में देखें तो वो है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक में कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन और कैपिटलिस्ट रिलेशन के डेवलपमेंट का प्रोग्राम नजर नहीं आता है। यहां से ये शेख चिल्ली समाजवादी स्लोगन ज्यादा लगते हैं, क्योंकि ज्यादा ध्यान फ्रीडम मूवमेंट से ही, इंक्लूडिंग नेहरू में भी, बुर्जुआ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर बहुत ज्यादा वो है, इम्फेसिस है। और इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट और पोस्ट फ्रीडम मूवमेंट भी ये ज्यादा डिस्कोर्स रहा है, और इस मायने में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी वो यूटोपियन आइडियलिस्ट प्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ हमारी ग्राउंड मटेरियल रियलिटी फ्यूडलिज्म और बुर्जुआ रिलेशन की रही है, ये भी साफ दिखता है अब, और यूथ में भी और पूरी इंडियन सोसाइटी और मासियों की साइकी में ये शेख चिल्ली समाजवादी मानसिकता साफ तौर पर नजर आती है पूरी तरह से।